अब आइए आगे का एजेंडा में खबरों की ओर आगे बढ़े और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, केरल के पालक्कड़ में आज से आरएसएस की बड़ी बैठक होने वाली है। आज से 2 सितंबर तक ये आरएसएस की मीटिंग वहां पर चलेगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इसमें शामिल होंगे और साथ ही मीटिंग में आरएसएस से जुड़े हुए 32 संगठन भी शामिल होंगे। बड़ी खबर, केरल के पालक्कड़ में आज से आरएसएस की बड़ी बैठक होने जा रही है। 2 सितंबर तक ये बैठक चलेगी आरएसएस की और इसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल होंगे। साथ ही आरएसएस से जुड़े हुए 32 संगठन इसमें शामिल होंगे। आरएसएस की मीटिंग में आज बंगाल पर चर्चा संभव है। तो बड़ी जानकारी, अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। 2 सितंबर तक ये बैठक चलने वाली है केरल के पालक्कड़ में आरएसएस की, जिसमें मोहन भागवत खुद शरीक होंगे। इसके अलावा 32 संगठन जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं वो भी इसका हिस्सा बनेंगे। और खबर ये आ रही है कि आज इस मीटिंग में बंगाल पर चर्चा संभव है। और इसी पर और जानकारियों के लिए नीरज पांडे मेरे साथी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। नीरज, ये बैठक चलने वाली है आज से पालक्कड़ में केरल के आरएसएस की, और इस बैठक का जो चलेगा उसका एजेंडा क्या रहेगा, क्या जानकारी है? देखिए, तमाम राष्ट्रीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी, क्योंकि ये समन्वय बैठक है। समन्वय बैठक में आरएसएस के 32 अनुषंगिक संगठन हैं, जिनके प्रमुख लोगों को बुलाया गया है। महत्वपूर्ण लोग यहाँ पर बैठक में रहेंगे। हमेशा समन्वय बैठक में देश के तमाम राष्ट्रीय मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होती है। फिलहाल जो 2 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर चर्चा होना संभव है। एक तो ये कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से महिला डॉक्टर के साथ रेप और बलात्कार की घटना हुई, और केवल इस एक घटना को लेकर चर्चा नहीं होगी, बल्कि इस तरह की तमाम ऐसी घटनाएं और इस तरह की घटनाओं से कैसे रोकथाम हो, किस तरह से इस पर आरएसएस का स्टैंड रहे, इन सब विषयों पर चर्चा होगी। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो बांग्लादेश में हिंदुओं का पलायन और हिंदुओं के साथ हो रही घटनाओं को लेकर भी यहाँ पर चर्चा होने वाली है। तो 2 बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आज आरएसएस की समन्वय बैठक में चर्चा होगी, क्योंकि इस बैठक में हमेशा देखा गया है जब भी कोई समन्वय बैठक होती है उसमें राष्ट्रीय मुद्दे जो भी होते हैं देश के, उन सभी मुद्दों पर बात होगी। इसके अलावा आरक्षण, इसके अलावा आपका जो रोजगार और तमाम ऐसे विषय हैं जो देश के बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, आम लोगों से जुड़े हुए विषय हैं, उन सब मुद्दों पर बातचीत होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि ये बैठक तब हो रही है जब लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हाल ही में लड़ी है, फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद संघ की ये पहली बैठक है। तो क्या कुछ पाया, क्या कुछ खोया? बिल्कुल, तमाम विषयों पर चर्चा होगी और राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं इस वक्त देश में उस पर भी चर्चा, साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं की जो स्थिति बनी हुई है उस पर भी चर्चा की जाएगी। आप बने रहे मेरे साथ। देखिए, आरएसएस की मीटिंग से पहले अभी की बड़ी खबर आप जान लीजिए। बैठक से पहले भागवत और नड्डा की मुलाकात हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। देर रात कहा यह जा रहा है कि मोहन भागवत और जेपी नड्डा की मुलाकात हुई है। केरल के पालक्कड़ में भागवत और नड्डा की मुलाकात हुई, वहीं पर समन्वय बैठक होने वाली है 3 दिवसीय आरएसएस की। और इस मीटिंग से पहले वहां पर खबर ये है कि नड्डा और भागवत की मुलाकात हुई है। देर रात ये मुलाकात हुई, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। पालक्कड़ में आरएसएस की समन्वय बैठक 3 दिन चलेगी, लेकिन उससे पहले दोनों की मुलाकात। नीरज पांडे मेरे साथ बने हुए हैं। नीरज, बैठक होनी है, तमाम मुद्दों को जैसे कि आप बता रहे थे चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले नड्डा और भागवत की मुलाकात की जानकारी सामने आ रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हमारी जानकारी उसके अनुसार कल जेपी नड्डा देर रात मोहन भागवत जो आरएसएस प्रमुख हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई और काफ़ी देर तक ये मुलाकात चली, बातचीत हुई। देखिए, बहुत सारे काफ़ी दिनों से पिछले संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच तमाम ऐसी खबरें आ रही थी कि दोनों दलों के बीच में काफ़ी दूरियां हो गई हैं। संघ भाजपा की कार्यशैली से बहुत नाराज़ है, ऐसे तमाम विषय सामने आ रहे थे। लेकिन आज भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा पालक्कड़ में हैं और पालक्कड़ में देर रात कल मोहन भागवत से मुलाकात हुई और आज नड्डा उस समन्वय बैठक में भी शामिल होंगे। बीएल संतोष पहले से ही वहाँ पहुँच चुके हैं। तो इन सब तमाम अफवाहों के बीच में ये मुलाकात निश्चित रूप में एक महत्वपूर्ण मुलाकात और महत्वपूर्ण बैठक कही जा सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद संघ और भारतीय जनता पार्टी
के बीच में तमाम जो बातें सामने आ रही थी, उनके बीच की मुलाकात निश्चित रूप में दोनों दलों के बीच में जो दूरियां हो रही थी उसको नजदीक लाने की काफी ये हद तक कोशिश है और तमाम इस मुलाकात को खबरें बहुत आई पॉजिटिव थी वे नीरज, में और अब दोनों की मुलाकात की खबर और भी अहम हो जाती है। बैठक जो होनी है उसमें भी आप बता रहे कि जेपी नड्डा शरीक होंगे, वो वहीं पर मौजूद है। आप रहे मेरे साथ, इस बड़ी खबर पर लगातार बनी रहेगी हमारी नजर। अब आइए आगे बढ़ते हुए बात हरियाणा की। देखिए, हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने से पहले घमासान मचा हुआ है। सीएम नायब सिंह सैनी किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इस पर देखिए सस्पेंस बरकरार है। हरियाणा के करनाल में रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दावा किया कि वो करनाल से ही चुनाव लड़ेंगे, जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने यह कहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि सैनी किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। बोर्ड के अंदर हमारे जो प्रत्याशियों ने अप्लाई किया था, सभी ने, हमने उसको एक सूचीबद्ध करके केंद्रीय नेतृत्व के सामने सभी का जो बायोडाटा आए थे, उन बायोडाटा के बारे में केंद्रीय नेतृत्व को बताने का हमने काम किया है। अगला निर्णय वो पार्लियामेंट्री बोर्ड का है, वो जो निर्णय भी देंगे वो निर्णय हमें स्वीकार होगा, क्योंकि एक ही कैंडिडेट हमारे बीच में कमल का फूल लेकर के आएगा। और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि मजबूती से सभी मिलकर के उस कमल के फूल को खिलाने का काम करें, ताकि हरियाणा विकास की ऊंचाइयों को और छू सके। करनाल से भी मैं ही लड़ूंगा चुनाव, आप चिंता क्यों कर रहे हैं। अभी 2 दिन का समय और लगेगा, 2 दिन के बाद फिर दोबारा से बैठक होगी, तब उस पर निर्णय करेंगे। अभी किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय हुआ नहीं है। तो 1 तारीख से पहले टिकट नहीं आएंगी क्या सर, अनाउंसमेंट भाजपा की? जैसे ही केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से कोई संदेश आएगा फिर बैठना होगा। और अभी सभी की सभी विधानसभाओं पर नाम की चर्चा हुई है, कोई भी फाइनल नहीं हुआ है, सभी के नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। उसके बाद दोबारा से बैठना होगा, तब लिस्ट आएगी। तो क्या सारी लिस्ट एक साथ आएगी? चुनाव समिति की बैठक होगी या सर कौन सी बैठक होगी? चुनाव समिति की ही बैठक, फिर दोबारा सीएम साहब लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की बात भी आपने सुनी और खुद मुख्यमंत्री को भी आपने सुना। नीरज पांडे मेरे साथ लगातार बने हुए। नीरज, अभी तो पहली लिस्ट आई भी नहीं है और लग ये रहा है कि सीएम की सीट को लेकर ही पेच फंसा हुआ है। नहीं, देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की अगर आप बात सुने तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। ये बात अलग है कि करनाल से लड़ने के लिए उन्होंने पहले ही कह दिया था मुख्यमंत्री ने कि मैं करनाल से ही लड़ूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में किसी नेता के बारे में वो नेता खुद तय नहीं करता, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति तय करता है कि कौन नेता कहाँ से लड़ेगा। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया, तो उनके कहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे इसका निर्णय भी भाजपा ही करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी डिस्कशंस भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हो चुके हैं और केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक पहले 2 दिन पहले यानी कि 29 तारीख को संपन्न हुई थी, उस बैठक में भी लाडवा से ही चुनाव लड़ने को लेकर सहमति बनी थी। अब ये अलग बात है कि अभी फिर से एक बैठक कल भी हुई है, कोर कमेटी की बैठक, आज भी कोर कमेटी की बैठक होना संभव माना जा रहा है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में एक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और होने वाली है। तो उस बैठक के दौरान ये तय होगा, फाइनल डिसीजन उसी समय लिया जाएगा कि वो लाडवा से मंथन चल रहा है। जल्द ही जो अनाउंस है नामों को लेकर वो भी कर दिया जाएगा। शुक्रिया आपका नीरज, पूरी जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखें। अब आगे बढ़ते हुए देखिए, चाचा वर्सेस भतीजा, क्या नतीजा। एलजेपी में टूट की खबरों के बीच चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और इस दौरान कई राजनीतिक मुद्दों को लेकर दोनों के बीच में चर्चा हुई है। और इससे पहले खबर ये आई थी कि एलजेपी के 3 सांसद पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, जिसका एलजेपी के सांसद खंडन भी कर चुके हैं। और इस बीच में ये खबर इंपॉर्टेंट हो जाती है। चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, कई अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, ये कहा गया विस्तार पूर्वक। इससे पहले खबर ये आई थी, आप जानते हैं कि एलजेपी के 3 सांसद पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। हालांकि जब एलजेपी के सांसदों से इस पर बात की गई तो इस खबर का खंडन कर दिया गया था। और इससे पहले पशुपति पारस भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं।
देखिए, चिराग पासवान की पार्टी को लेकर बिहार में लगातार हलचल तेज है और ये हलचल तब और बढ़ गई जब आरजेडी के नेता ने चिराग की पार्टी में टूट की भविष्यवाणी कर दी। इसके बाद बयानबाजी शुरू हो गई, लेकिन चिराग की पार्टी कह रही है ऑल इज वेल। 5 सांसद इनके पार्टी के जो हैं वो अलग हो गए इनसे। 3 विधायक को अपने पार्टी में समाहित कर लिया इन लोगों ने। जिस तरीके से बीजेपी छोटी मछली को हमेशा अटैक कर करके अपने में समाहित कर लेता है, उसी तरीके से ये चिराग जी के 3 सांसद को भी अपने पार्टी में समाहित करने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं चिराग जी को बीजेपी जो है इशारा कर दिया है। चिराग पासवान जी भी इस बात को जानते हैं कि बीजेपी पहले उनके पार्टी को ध्वस्त किया, उनके पिता के नाम को खत्म करने का प्रयास किया, उनके मकान को खाली करा के। तब तो चिराग पासवान जी को निर्णय लेना है कि अपने पार्टी के सांसदों को भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू में समावेश कराएंगे या अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक नया तरीका अपनाएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को राजद की नसीहत की जरूरत नहीं है। वो हमारे नेता चिराग पासवान जी को नसीहत दे, ये हास्पद है। राजद अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि उनके कितने विधायक टूटने वाले हैं। राष्ट्रीय जनता दल जिसकी नियति ही रही है, उनके पीछे कोई काम तो है नहीं। विपक्ष के पास कोई काम तो बच नहीं गया है। वो केवल देख रहे हैं कि किसी तरह से पार्टी टूट जाए। एनडीए के पक्ष में बहुमत है, एनडीए की सरकार बेहतर ढंग से चल रही है, चाहे वो केंद्र में हो या बिहार में हो। और अब देखिए, चिराग पासवान की पार्टी की सांसद संभवी चौधरी ने कहा है कि पार्टी में किसी भी तरह की टूट नहीं होने वाली है और साथ ही वो चिराग पासवान के साथ हैं और आगे भी साथ में रहेंगी। प्रकाश कुमार ने संभवी चौधरी से बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। ये क्या चर्चा हो रही है? पार्टी टूट रही है, ये तो हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा। हम लोग के समझ के भी परे कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ, कहाँ से ये चर्चा हो रही है। हम मानते हैं कि ये सारी अफवाहें हैं और इसको खारिज कर रहे हैं हम लोग। बहुत जितना भी प्रयास हो सके लगातार लोगों से बात करके, सबसे बात करके हम बता रहे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी चर्चा इसलिए शुरू हुई क्योंकि अमित शाह की मुलाकात पशुपति पारस जो चाचा हैं चिराग पासवान के, उनसे होती है और वो दावा करते हैं कि वो एनडीए में हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में वो साथ लड़ेंगे। देखिए, अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री हैं और उनसे कोई भी कभी भी जाके मिल सकता है। ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है, ना कभी पहले था ना कभी आज। और हम मानते हैं कि जनता ने ये एक बहुत करारा जवाब दिया है पारस जी को कि जनता किसके साथ है और हमारे जो लोजपा है, जो ओरिजिनल लोजपा है वो कौन सी है और जनता किस लोजपा के साथ है। तो यहाँ पे तो कोई कंटेंशन ही नहीं है। जहाँ तक रही बात उनसे मिलने की, तो अमित शाह जी देश के गृह मंत्री जैसा हमने कहा और वो स्वतंत्र है, उनसे कोई भी जाके मिल सकता है। ना इसके बारे में हम ज़्यादा सोच रहे हैं, ना इसके बारे में हम कोई डिस्कशन इसके बारे में कर रहे हैं। लेकिन दावा किया जा रहा है ना कि वो एनडीए में है और एनडीए के साथ है और विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। देखिए, ये तो दल की बात होती है, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस प्रश्न का बेहतर जवाब दे पाएंगे। दल की बात है, आपस में दलों में क्या बात हुई है और पार्टी का आगे का क्या विधानसभा चुनाव में रणनीति रहेगा, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। पर जहाँ तक ये सारी अफवाह है कि सांसद टूट रहे हैं, सांसद किसी के संपर्क में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हम मानते हैं कि जो विपक्ष ने भी कल दावा किया है कि लोजपा को राजद के साथ आ जाना चाहिए। हम मानते हैं राजद अपनी डूबती हुई राजनीति को बचाने के लिए ये सब अफवाहें उड़ा रहे हैं। इसके बारे में बात करें, उनकी तो राजनीति ऐसे भी लोकसभा के बाद खत्म हो गई, विधानसभा के बाद तो साफ ही हो जाएगी। और देखिए, चिराग पासवान ने गृह मंत्री से मुलाकात की है। अभी संभवी चौधरी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में ऑल इज वेल है। मेरे साथी प्रकाश कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, ये ऑल इज वेल जो दिखाने की कोशिश की जा रही है, वाकई में ऐसा ही है या पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है? देखिए, अभी कुछ भी इस पर आगे बढ़कर कहना गलत होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि अमित शाह की मुलाकात पशुपति पारस से होना और फिर इसके बाद चिराग पासवान का अमित शाह से मुलाकात होना, ये साफ जाहिर करता है कि चिराग और बीजेपी के बीच में सब कुछ सही नहीं है। इसके पीछे वजह साफ है कि पशुपति पारस जब बाहर निकलते हैं अमित शाह से मिलकर, तो वो ये दावा करते हैं कि एनडीए में है और एनडीए से साथ मिलकर के बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, तो ऐसे में चिराग के कान खड़े हो गए कि आखिर क्या वजह हो गई, ऐसा क्या हो गया कि पशुपति पारस के साथ गृह मंत्री मुलाकात कर रहे हैं और वो दावा कर रहे हैं कि साथ होंगे। तो चिराग पासवान की पूरी बड़ी शर्त यही थी
कि किसी भी सूरत में उनके चाचा पशुपति पारस एनडीए में ना रहें। वो भले अलग से दावा करते रहे, लेकिन एनडीए में उनकी कोई भूमिका नहीं होगी। तो विधानसभा चुनाव से पहले ये स्टैंड साफ करना चाहते थे कि आखिर ये जो मुलाकात है इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक मायने है या फिर यूं ही बातें चल रही है। तो जाहिर है कि ये बात कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही है। चिराग पासवान के उन बयानों को लेकर के बीजेपी खफा है जिसमें वो सरकार के कहीं ना कहीं विरोध में दिख रहे थे। तो ऐसे में पशुपति पारस से मिलना और फिर चिराग पासवान का साथ आना तो एक राजनीति का हिस्सा है, लेकिन देखना होगा कि आगे क्या होता है। बिल्कुल प्रकाश, आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी आग तो है जहां से ये धुआं उठता हुआ नजर भी आ रहा है। अब आने वाले वक्त में किस तरीके से हलचल होती है, किस तरीके से और डेवलपमेंट्स होते हैं, उस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश पूरी जानकारी के लिए। और बात किसान आंदोलन के 200 दिन, बड़ी जानकारी आप जान लीजिए। किसान आंदोलन के आज 200 दिन पूरे हो रहे हैं और 200 दिन पूरे होने पर किसानों की महापंचायत है। शंभू खनौरी बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान जुटेंगे। आज विनेश फोगाट को किसान सम्मानित भी करेंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। और साथ ही शंभू और खनौरी बॉर्डर विनेश फोगाट जाने वाली हैं, जहां पर किसान उनको सम्मानित भी आज करेंगे। किसान आंदोलन जो लगातार चल रहा है, 200 दिन पूरे हो चुके हैं आज, और इस मौके पर किसानों की महापंचायत होने वाली है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर हजारों की तादाद में किसान जुटेंगे, अलग अलग हिस्सों से वहां पर पहुंचेंगे और वहां से जो तस्वीरें सामने आएंगी वो भी आपको दिखाएंगे। बहरहाल आज विनेश फोगाट को किसान सम्मानित करेंगे, ये भी जानकारी सामने आ रही है। वो शंभू और खनौरी बॉर्डर जाएंगे विनेश फोगाट, और वहां पर जो किसान होंगे वो उनको सम्मानित करेंगे विनेश फोगाट को। किसान आंदोलन अपनी मांगों को लेकर लगातार कर रहे हैं और 200 दिन का वक्त बीत चुका है, 200 दिन पूरे हो चुके हैं। आज किसानों की महापंचायत भी इस मौके पर होने वाली है। बड़ी तादाद में किसान जुटेंगे शंभू खनौरी बॉर्डर पर, और साथ ही अभी वहां क्या सिचुएशन है, कैसी हलचल है, सचिन मेरे साथ जुट चुके हैं। सचिन, आज 200 दिन पूरे हो रहे हैं किसान आंदोलन को, क्या तस्वीर है वहां पर? अलग अलग हिस्सों से, देश के कोने कोने से बड़ी तादाद में किसान वहां पर पहुंचेंगे, ये खबर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, आज 200 दिन पूरे हो रहे हैं। जो किसान हैं शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पे जो है ये 200 दिन किसानों के आंदोलन को हो रहे हैं। एमएसपी की लीगल गारंटी बनाने की जो कानूनी मांग है उनकी, उसको लेकर ये आंदोलन है। और आपको तस्वीर में दिखाता हूँ कि किसान यहाँ पे जो है जुटना शुरू हो गए हैं। पंजाब के कोने कोने से किसान आ रहे हैं। शंभू बॉर्डर का ये दृश्य है जहाँ से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, और दूसरी तरफ खनौरी बॉर्डर पे भी यही स्थिति है। किसान जो है वहाँ भी इकट्ठा हो रहे हैं, तो हज़ारों किसान इकट्ठा होंगे आज यहाँ। 200 दिन जो है 200 दिन पूरे हो रहे हैं आंदोलन के। किसान कह रहे हैं कि वो आगे भी लंबा अगर आंदोलन ये चलता है तो उसके लिए भी तैयार हैं। और बड़ी बात है कि आज इस आंदोलन की स्टेज पे विनेश फोगाट आएंगी, रेसलर हरियाणा की, और उनको किसान जो हैं वो सम्मानित करेंगे। इसमें भी अहम बात ये है कि ये जो जगह है ये बिल्कुल बॉर्डर है पंजाब और हरियाणा का, जो ये शंभू बॉर्डर है। तो विनेश फोगाट हरियाणा से आ रही हैं और शंभू बॉर्डर पे उनका सम्मान जो है किसान कर रहे हैं। हालांकि इसके राजनीतिक मायने भी जो हैं वो निकाले जाएंगे डेफिनेटली। तो आज ये बड़ी डेवलपमेंट है। शंभू बॉर्डर पे और खनौरी बॉर्डर पे, दोनों बॉर्डर्स पे विनेश फोगाट जाएंगी, और साथ ही हज़ारों किसान यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। 200 दिन जो हैं इस आंदोलन को पूरे हो रहे हैं। 13 फरवरी से दरअसल किसान जो है यहाँ आए थे। 13 फरवरी को किसानों की दिल्ली चलो की कॉल थी, जब 13 फरवरी को किसानों को यहाँ बॉर्डर पूरे हो चुके हैं सचिन, और इस मौके पर महापंचायत भी वहाँ पर होनी है। बड़ी तादाद में किसान आएंगे, जो जानकारी आप भी साझा कर रहे हैं, और विनेश फोगाट जो वहाँ पर पहुंचेंगे उनको सम्मानित भी किसान करेंगे। शुक्रिया आपका सचिन। देखिए, भेड़िया गया नहीं, बाघ आ गया। यूपी में जंगल जानवरों के आतंक से, जंगली जानवरों के आतंक से दहशत का माहौल है। बहराइच में भेड़िए के बाद अब लखीमपुर खीरी से खबर यह है कि बाघ का खौफ यहां पर देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर यह है, लखीमपुर खीरी में बाघ की तलाश की जा रही है। 2 ड्रोन और 20 कैमरों से बाघ की तलाश यहां पर की जा रही है। बाघ के हमले में 1 महीने में 3 लोगों के मौत की खबर है। देखिए, बहराइच में भेड़िए का आतंक, अभी आतंक में लोग जी ही रहे हैं कि लखीमपुर खीरी से खबर सामने आ गई है। खबर यह है कि बाघ की तलाश यहां पर की जा रही है। 2 ड्रोन और 20 कैमरों से बाघ की तलाश इसलिए क्योंकि बाघ के हमले में 3 लोगों की मौत हुई है 1 महीने के भीतर। ये बड़ी खबर।
4 पिंजरे लगाकर बाघ को पकड़ने की कोशिश वन विभाग की ओर से की जा रही है। लखीमपुर खीरी से बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। 2 ड्रोन, 20 कैमरे, जिसके जरिए बाघ की तलाश यहां पर तेज है। देखिए, लखीमपुर खीरी के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर संजय विश्वाल का कहना है कि बाघ को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है और पिंजरे वहां पर लगाए गए हैं। 2 ड्रोन, 44 सीसीटीवी कैमरे से निगरानी वहां पर की जा रही है। हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। लखीमपुर के जंगल से निकले 8 बाघों ने यहां खौफ का माहौल बनाया हुआ है। हमारे साथ डीएफओ संजय जी हैं। क्या तैयारी की गई है? हाँ, जैसे अभी हमारे अगस्त में लगभग 3 डेथ हुआ है और एक घायल भी हुए हैं एक इंसान को। तो क्योंकि मानसून में जैसे पानी भर जाता है जंगल में तो जानवर बाहर आ जाते हैं, तो इसके तहत में हम लोग इमलिया गांव में बाघ को पकड़ने की कवायद जारी है। तो इसके तहत में हम लोगों के 4 पिंजरे लगाए हैं और ड्रोन कैमरा में सतत निगरानी की जा रही है। इसके साथ साथ लगभग पूरे ज़िले में हम लोग 40 कैमरे की तैनाती किए हैं, क्योंकि बाघ एक ऐसा जानवर है जो मूव करता रहता है। एक बाघ लगभग 10 किलोमीटर आराम से मूव कर जाता है एक दिन में। तो सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी है कि उसके लोकेशन ट्रेस किया जाए। तो इसके तहत हम लोगों की है और हम लोगों की बहुत कोशिश। 3 लोगों की मौत हुई है, दर्जन भर से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और जो वन विभाग है उस पर हमेशा सवाल खड़े होते रहते हैं। तो कोई पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं करते? पुख्ता इंतजाम का मतलब है, क्योंकि वही जैसे मैंने बोला कि गन्ने के पूरे रहता है। पूरा हमारा ज़िला यूपी का सबसे बड़ा है, तो लगभग हर ज़िले में गन्ने हैं, तो जानवर ऐसे मूव करते ही रहते हैं क्योंकि वाइल्ड एनिमल मूव करते रहते हैं। लेकिन जो जान माल की हत्या हो रही है, जो लोगों की जान जा रही है, और ऐसे में वन विभाग कोई तैयारी क्यों नहीं ठीक से कर रहा? हाँ, ये क्योंकि देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारे इसको वाइल्ड एनिमल के अटैक को नेचुरल डिजास्टर का दर्जा दिया गया है। तो नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं, क्योंकि हम लोगों की पूरी कोशिश रहती है, जिसके तहत में 18-19 में हम लोग मोहम्मदी में एक बाघ मित्र करके बनाए थे। तो जो भी सेंसिटिव गांव है, अगर वहाँ एनिमल जैसे मूवमेंट होता है तो वो लोग हमें बताते हैं कि कहाँ कहाँ क्या हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी हमारे साथ एनजीओ भी है WWF, WT, ये सब जुड़े रहते हैं, क्योंकि जानवर से बचाने का यही उपाय है कि हम लोग अवेयर रहें। जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं कि बिल्कुल सुबह सुबह जंगल की तरफ ना जाएं, या फिर जैसे जहाँ पे गन्ने हैं अगर गन्ने पे। ये जो 8 बाघ हैं, इनको कब तक पकड़ लिया जाएगा? 8 बाघ पकड़ने के हमारे वन मंत्री जी भी आए थे, क्योंकि हर साल जैसे मानसून में थोड़ी स्थिति ऐसे रहती है, मानसून ख़त्म होते ही वो लोग फिर से जंगल की तरफ चले जाते हैं। और मानसून में लोगों को मारते रहेंगे? ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो भी ये सब डेथ होती है, ये सब एक्सीडेंटल डेथ होती है, क्योंकि ये सब इंटरेक्शन जैसे होता है कि जानवर बाहर आ जाते हैं और कोई जानवर जैसे बैठा है, कोई शौच करने ऐसे नीचे बैठ जाते हैं, तो ये सब एक्सीडेंटल डेथ होती है। बाकी हम लोगों की कोशिश रहती है कि जहाँ है उसको बाघ को पकड़ के जंगल की तरफ ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आइए सीधे आपको लखीमपुर खीरी लिए चले। वीरेश पांडे मेरे सहयोगी वहीं से जुड़ चुके हैं और अभी ताज़ा क्या स्थिति वहां पर है, क्या अपडेट है, ये जानने की कोशिश करते हैं। वीरेश, सबसे पहले तो अपडेट दीजिएगा, किस तरीके से वन विभाग की टीम अब बाघ की तलाश वहां पर कर रही है, किस स्ट्रैटेजी को अपनाया जा रहा है? और ये तो बहुत चौंकाती है खबर कि 1 महीने के भीतर 3 लोगों की मौत बाघ ने की है। 3 लोगों की मौत और दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल। डीएफओ कह रहे हैं कि बाघ पकड़ने मंत्री आए थे और मंत्री आकर लखनऊ चले गए। लेकिन सबसे बड़ी जो यहाँ समस्या है और विकट समस्या है, हर साल की ये त्रासदी है और इस त्रासदी से निपटने के लिए प्रशासन का कोई उपाय नहीं है। जिस तरीके से डीएफओ कर रहे थे कि हर बरसात में ऐसा होता है, यहाँ पर गन्ना बहुत है और गन्ने को बाघ जो है वो अपना घर समझ लेता है, तो जो लोग गन्ने के आसपास जाते हैं उन पर हमला कर देता है। जैसे ही बरसात खत्म हो जाएगी वैसे ये समस्या समाप्त हो जाएगी। तो इनकी क्या जरूरत है? डीएफओ की क्या जरूरत है? वन मंत्री की क्या जरूरत है? प्रशासन की क्या जरूरत है? जब लोग घायल होते रहेंगे, मरते रहेंगे और त्रासदी के तरह हम कहें कि झोंकते रहेंगे, तो ये लोग हैं जो गांव के हैं, हर साल परेशान होते हैं, विवश होते हैं, इनके भाई बंधु घायल होते हैं, मरते हैं, और प्रशासन कह रहा है तो मंत्री जी आए थे बाघ पकड़ नहीं पाए, चले गए। जी, हमारे गांव में यही समस्या है कि हम लोग जब जाते हैं खेत की तरफ तो हम लोग 3-4 लोग जाते हैं, मतलब कि बाघ की दहशत है और इसीलिए हम लोग 4-5 लोग जाते हैं साथ। 4-5 लोग जाते हैं तब भी हमला कर देता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। जी जी। प्रशासन क्या करता है? प्रशासन यहाँ पे कुछ नहीं सुनवाई हो रही है,
कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। निगरानी ठीक से हो या ना हो, ये कोशिश होती है, लगातार इनकी डिमांड रहती है कि निगरानी तो ठीक से कर लो, लेकिन वो निगरानी भी ठीक से नहीं होती है। यहाँ बात का है प्रकोप यहाँ भी। तो प्रकोप से तो आपके भाई बंधु घायल हो रहे हैं, मर रहे हैं। हाँ, आप लोगों ने प्रशासन से कुछ कहा नहीं, मांगा नहीं? हाँ कहा वो, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। हाँ, अच्छा, मंत्री जी भी तो आए थे, मंत्री जी भी तो यहाँ कुछ मिलजुल कर गए, बाघ को पकड़ने आए थे, बता रहे थे डीएफओ की बाघ पकड़ने आए थे, लेकिन चले गए। जी, मंत्री जी आए थे और उन्हें स्पष्ट कहा कि हमारे लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए और जल्द से जल्द बाघ को खदेड़ के जंगल में भेजना चाहिए। हालांकि वन विभाग अपनी दलीलें पेश कर रहा है कि यहाँ पर जंगल के किनारे खाई खोद दी जाती है जिससे कि बाघ बाहर न निकले और ग्रामीणों को राहत मिले, लेकिन होता ऐसा नहीं है। हालांकि निगरानी की टीम भी लगभग 7 टीमें लगाई गई हैं और सभी एक टीम में 7 सदस्य रहते हैं कि किसी भी तरीके से जो हिंसक जानवर हैं वो बाहर न निकल पाएँ। फिर भी आए दिन देखा जाता है कि मानसून बारिश के पानी से जब जंगल भर जाते हैं तो गन्ने के 44 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, 2 ड्रोन लगाए गए हैं और तमाम इंतजाम किए गए हैं और 4 पिंजड़े रख दिए गए हैं। पिंजड़े में आके बाघ असले से आके घुस जाएगा क्या? जी, 4 पिंजड़े जो लगाए गए हैं उन्हें बकरे बांध दिए जाते हैं जिससे कि उसमें किसी तरीके से घुसे, लेकिन तब तक तो ग्रामीण दहशत में हैं कि कब कहाँ किधर। आप लोग तो दहशत में हैं, बाघ में जो है उनको पकड़ने के लिए पिंजड़े रख दिए गए हैं, बकरी बांध दी गई है, तो बाघ आएगा, बकरी खाएगा और चला जाएगा अंदर। अरे सर, कहने क्या है तो कह देते हैं कि ये हमने व्यवस्था की, वो व्यवस्था की, लेकिन लोगों को तो राहत नहीं मिल रही। लोग तो परेशान है। 3 लोग ठंडे और चिल इलाके में बैठे थे, एकदम एसी ओसी लगा के, और जंगल में जो जानवर निकल रहे हैं वो हमला कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन जो डीएफओ साहब है एकदम चिल कुल एसी। वो तो सर कह रहे हैं कि हमने ये व्यवस्था कर दी, वो व्यवस्था कर दी, लेकिन लोग तो परेशान है सर। 3 लोग घायल हो चुके हैं, कई लोग घायल भी हुए हैं। 3 लोगों की मौत हो चुकी है सर। मौत हो गई है तो कह रहे हैं कि ठंडी एकदम एसी ओसी में बैठ के, कह रहे मंत्री जी आए थे बाघ पकड़ने, बाघ पकड़ न पाए, चले गए। हाँ, उधर बहराइच में भेड़िया, इधर बाघ, कहीं तेंदुआ, कहीं लोमड़ी है। जी, सब कहते हैं सर, बाकी अभी कुछ हुआ नहीं। हर साल यही हाल है। हर साल सर आप लोग निकलते हैं, मांग करते हैं, बिल्कुल वीरेश, बहुत सारे सवाल जो खड़े होते हैं। अब किस तरीके से बाघ को पकड़ा जाएगा? लोगों की जान यहाँ पर मुसीबत में फंसी हुई है, लोग डरे सहमे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए और लोगों से बातचीत के लिए भी। अब राजस्थान से भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां सड़क पर बैठा हुआ एक तेंदुआ दिखाई दिया। वीडियो वायरल हो रहा है जो चित्तौड़गढ़ अजमेर नेशनल हाईवे 79 का बताया जा रहा है। ये देखिए आप, ये तेंदुआ आप देखिए सड़क पर बैठा हुआ है। राजस्थान के भीलवाड़ा की ये तस्वीर है। ये वीडियो वायरल है, चित्तौड़गढ़ अजमेर नेशनल हाईवे 79 का ये पूरा फुटेज बताया जा रहा है, जहां पर तेंदुआ आराम फरमाता हुआ आपको नजर आ रहा है बीच सड़क पर। अब आगे बढ़ते हुए यूपी के गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको हम दे दें। गाजियाबाद में रेप का मामला सामने आया कि युवती के मंगेतर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रेप के मामले में मंगेतर समेत 4 लोग पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। युवती के साथ कहा जा रहा है ऋषिकेश में रेप करने का आरोप है मंगेतर पर। आरोपी के साथियों पर मारपीट और छेड़खानी का आरोप है। ये बड़ी खबर गाजियाबाद से इस वक्त, जहां पर मंगेतर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और साथ में 4 लोग कुल बताए जा रहे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। युवती के साथ खबर यह कि ऋषिकेश ले जाकर वहां पर रेप करने का आरोप है और साथियों पर मारपीट और छेड़खानी का आरोप लगा हुआ है। पीड़िता उसका खुद का एक मंगेतर है, इसमें आशु चौधरी, वही उसको अपने साथ ऋषिकेश ले गया था। अकेले गया था ऋषिकेश, वहाँ पर एक होटल में ये रात में रुके। होटल में जो पीड़िता का कहना है इसके साथ ज़बरदस्ती सेक्स किया, रेप की घटना की। और वहाँ से दूसरे दिन सुबह जब ये लौट रहे थे तो आशु ने अपने 3 दोस्त हैं उनको फ़ोन कर दिया, आदित्य कपूर, एसराज अवजल और मुस्तफ़ा की। और जब गाजियाबाद लौटा तो 3 दोस्त भी वहाँ पे उसके मिल गए। दोस्तों ने भी उसके साथ छेड़छाड़ की घटना की। इसमें जो भी अभियुक्त थे सभी 4 को गिरफ्तार कर लिया गया। गैंग रेप की कोई घटना ये नहीं है। इस पूरी घटना के बारे में डीसीपी गाजियाबाद को आपने सुना। मनोज वर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। मनोज, अभी इस वक्त क्या अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर?
जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा, अंशु चौधरी, आदित्य, यश और मुस्तफ़ा इस मामले के जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उन सभी को जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अभी मामले की इन्वेस्टिगेशन लगातार की जा रही है। 21 अगस्त की ये घटना बताई जा रही है कि जो लड़की है गाज़ियाबाद की रहने वाली, वो अपने दोस्त अंशु चौधरी के साथ ऋषिकेश गई थी। वहाँ पर दोनों का किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ और अंशु ने जो लड़की है उसकी मारपिटाई भी की और इतना ही नहीं, उसको कई जगह पर उसने दांतों से काटा भी है। इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और इतना ही नहीं, जानकारी ये भी मिली कि उसके बाद अंशु ने अपने कुछ दोस्तों को भी बुलाया और उन दोस्तों ने भी लड़की के साथ मारपिटाई की। जब लड़की के मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवाया गया, यानी कि 164 की स्टेटमेंट हुई, तब लड़की ने यह बताया कि अंशु ने लड़की के साथ ऋषिकेश में रेप भी किया है। तो फिलहाल अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो 4 आरोपी इस मामले के थे उन्हें जेल भेज दिया गया है। जी ठीक है मनोज, एक तो मंगेतर युवती का और साथ में जो 3 लोग और हैं वो मंगेतर के दोस्त हैं, साथी हैं जिन्होंने मारपीट और छेड़खानी की है युवती के साथ में। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो आरोप लगाए गए हैं, जो एफआईआर है उसके मुताबिक 21 अगस्त को जो लड़की है वो अंशु के साथ पहले ऋषिकेश गई थी, वो वहाँ पर रुके हैं कहीं पर और उसके बाद किसी बात को लेकर के दोनों के बीच में कहासुनी हुई है। और जो एफआईआर में लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि जो अंशु है उसने लड़की के साथ काफ़ी मारपिटाई की। उसके बाद जब लड़की ने ये कहा कि वो इस मामले की एफआईआर दर्ज करा देगी, तो उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस फिलहाल इस मामले की इन्वेस्टिगेशन लगातार कर रही है। ठीक है मनोज, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको हम वाराणसी से दे दें। वाराणसी में एयर होस्टेस के साथ में छेड़खानी का मामला सामने आया है। एयर होस्टेस की शिकायत के बाद यात्री को हिरासत में लिया गया। ये बड़ी खबर, विमान वाराणसी से हैदराबाद की ओर जा रहा था। उड़ान से ठीक पहले एयर होस्टेस ने यात्री की शिकायत कर दी और इसके बाद खबर ये कि आरोपी यात्री को विमान से नीचे उतार दिया गया, उसके बाद उसको हिरासत में ले लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां पर एयर होस्टेस के साथ में छेड़खानी की जानकारी। अब आपको आगे बढ़ते हुए इंदौर की हम तस्वीर दिखाते हैं। इंदौर में फायरिंग का एक वीडियो सामने आया है। आरोप यह है कि कांग्रेस के पूर्व विधायक के प्रतिनिधि ने नशे की हालत में सुरक्षा गार्ड पर फायरिंग कर दी। ये देखिए आप, इंदौर का ये फुटेज है, फायरिंग का ये वीडियो। कांग्रेस के पूर्व विधायक के एक प्रतिनिधि ने नशे की हालत में, कहा जा रहा है, सुरक्षा गार्ड पर ये फायरिंग की है। ये वीडियो इंदौर का है, दबंगई का ये वीडियो आप देखिए। कांग्रेस के पूर्व विधायक के प्रतिनिधि पर आरोप है, नशे की हालत में वो धुत था, नशे में चूर था और उसके बाद सुरक्षा गार्ड पर इस तरीके से उसने फायरिंग की। अब इस पर एक्शन कब और क्या होगा उस पर लगातार नजर होगी, लेकिन ये वीडियो अब वायरल है, दबंगई का वीडियो इंदौर से। अब गुजरात के वडोदरा में बारिश ने किस तरीके से तबाही मचाई हुई है, वहां की बड़ी खबर और अपडेट आप जान लीजिए। भयंकर तबाही यहां पर मची हुई है। वडोदरा का एक वीडियो वायरल है जिसमें विदेशी नागरिकों को बुलडोजर के सहारे बचाया गया। ये देखिए आप, स्पेन के 7 नागरिक अकोटा इलाके के होटल में फंस गए थे और होटल के चारों ओर पानी भर गया था। इसके बाद सबको इस तरीके से बुलडोजर की मदद से बचाया गया। ये गुजरात की तस्वीर है वडोदरा की, जहां पर लगातार बारिश के बाद अलग अलग हिस्सों में जलभराव की समस्या आप जानते हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, एबीपी न्यूज़ आपको लगातार दिखा भी रहा है। लोगों की परेशानी किस तरीके से बढ़ गई है और इसी परेशानी से घिर गए ये विदेशी नागरिक जिनको बुलडोजर के सहारे बचाया गया। स्पेन के बताए जा रहे हैं 7 नागरिक हैं। अकोटा इलाके में एक होटल में ये फंसे हुए थे। होटल के चारों ओर पानी जमा हो गया था, पानी भर गया था, जिसके बाद फिर वहां पर बुलडोजर पहुंचा। बुलडोजर की मदद से प्रशासन की ओर से इन 7 ही नागरिकों का रेस्क्यू किया गया।